At the stroke of midnight hour, when the whole world sleep, India will awake to its life and freedom. यह भाषण भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूरे भारतवर्ष को दिया गया था 14 अगस्त 1947 में। जब भारत आज़ाद हुआ था, जब पूरी दुनिया जब सो रही थी, तो भारत अपने आज़ादी और जीवन के लिए जाग रहा था। भारत आज़ाद तो हो चुका था इंडियंस इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू, लेकिन गणराज्य नहीं बना था। आज हम लोग भारत का 77वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि आज रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। स्वतंत्रता और गणराज्य अलग अलग अर्थ होते हैं। जब आप कहीं भी विदेशी सरजमीन से जब भारत में उतरते हैं, तो जब भारत का पासपोर्ट जब हाथ में जब आप रखते हैं, तो उसमें लिखा रहता है स्वागत है आपका भारत के गणराज्य में। वेलकम टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या है, आइए उसको समझते हैं। भारत जब आज़ाद हो गया, तो उसकी जो नींव रखी जा रही थी, कैबिनेट मिशंस ख़त्म कर दिया गया था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब लाया गया, तो पूरे विश्व में अफरा तफरी मच गई थी कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा अलग अलग जाति संप्रदाय, अलग अलग संस्कृति का देश कैसे अपने आप को बचा कर रखेगा, कैसे जीवंत रहेगा। उसी को देखते हुए अलग अलग समाज के अलग अलग देशों के लोगों ने बड़ी टिप्पणी की थी भारत के ऊपर, और उनमें से एक थे विंस्टन चर्चिल, जो उस समय भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और वो क्या कहते हैं कि वी आर नॉट हैंडिंग ओवर द पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द सो कॉल्ड political class, but merely we are transferring power to the men of straw, or in the next decades no traces will be found। इसका कहने का मतलब ये था कि जब आप गांव में जाते हैं और खलिहान में जाते हैं, खेत में, तो कौवा को, पंछियों को भगाने के लिए एक इंसान खड़ा रहता है ऐसे, और वो दूर से देखने में तो इंसान लगता है, लेकिन अंदर से खोखला रहता है, ना ही उसका दिमाग रहता है। तो जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो पश्चिमी देश थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, वो भारत को बड़ा निम्न दर्जे का समझते थे कि अगर हम अंग्रेज भारत को छोड़ के अगर चले जाएंगे, स्वतंत्रता दे देंगे, तो ये लोग आपस में ही कट मर के खत्म कर देंगे। इनकी कोई भी अपनी बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ये लोग अंदर से पूरे खोखले हैं। और ऐसे कई अलग अलग उदाहरण देखने को मिलते हैं। आइवर जेनिंग, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनका ये कहना था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है, बहुत लेंदी है, और ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। साथ में जो वेस्टर्न मीडिया है, वो सेप्टेमिज्म के एकदम पूरा कुंठित था उससे, और पूरा भरा हुआ था सेप्टेमिज्म से। और वो क्या कहता है कि भारत कभी देश तो था ही नहीं। इट इज नॉट द एक मियर नेशन, मियर कंट्री, इट इज बेसिकली ए कंट्री ऑफ जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। अलग अलग भूखंड में अलग अलग संस्कृति के हिसाब से, लिंग्विस्टिक कल्चर के हिसाब से वो अलग अलग भूभाग में बटा हुआ है। वो कभी एक देश था ही नहीं। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग पूरे विश्व भर से सुनने में आ रही थी। फिर जब भारत को जब हम देखते हैं गणराज्य के रूप में, और जब वैश्विक परिदृश्य में और वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं कि भारत पूरे विश्व पटल पे, पूरे विश्व में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सुटेबल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया का और कंट्री का जो है एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। आप जब इंडिया के अगल बगल कंट्रीज को जब आप देखेंगे, तो आप क्या पाकिस्तान को रिपब्लिक कहेंगे या सॉवरिन कहेंगे? क्योंकि वहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मिलिट्री, लेकिन वो मिलिट्री के द्वारा रूल किया जाता है। तो मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशनल है वो वहाँ पे, रिपब्लिक तो ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे। बस कहने को रिपब्लिक है, क्योंकि वो जब इमरान खान का जब केस सामने आता है, तो समझ ही में नहीं आता कि वो चाइना के गोद में बैठा हुआ है कि अमेरिका के गोद में बैठा हुआ है। जब बगल में जब नेपाल के साइड जाते हैं, तो वहाँ पे आप उसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इट इज ए फ्रिक्शन बिटवीन फ्रॉम द लास्ट 10 डिकेड्स फ्रॉम द मोनार्कियर पार्ट्स ऑफ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी टू द डेमोक्रेटिक पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ सोसाइटी। तो वो हमेशा एक संघर्ष बना रहा है कि एक मोनार्की रहेगा कि डेमोक्रेटिक रहेगा। तो ये अभी तक उनका संविधान बार बार लिखा गया, बार बार उसमें जो है सत्ता परिवर्तन आए, बार बार राजा का कभी शासन आया, तो कभी डेमोक्रेटिक शासन आया। बांग्लादेश का देखते हैं उदाहरण, जहाँ पे जेनजी रिवोल्यूशन इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है, उसको जब हम लोग देखते हैं, और जब शेख हसीना भाग के इंडिया में आ जाती हैं, और जो भी वो उसकी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट या स्टूडेंट मूवमेंट जो रहता है, वो अभी प्रेजेंट का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। श्रीलंका को देखते हैं, श्रीलंका में भी देखेंगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, और वहाँ पे देखेंगे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, और देखते देखते जो है वहाँ की पूरी सत्ता धाराशाही हो गई, पूरा सिस्टम धाराशाही हो गया। और एक बचता है नेपाल, बर्मा में आंग सान सू की को मिलिट्री इम्प्रिजनमेंट में उनको रख दिया जाता है, और कई मिलिट्री शासन है, कोई पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं है, कौन रूल कर रहा है किसी के बारे में कुछ
पता नहीं है। तो ये रहा इंडिया का जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, जो नेबरिंग कंट्री है उनकी ये स्थिति है। और भारत 70 साल में कैसे अपने आप को, 7 दशकों में कैसे अपने आप को एक आइडियल और एडमायर कंट्री प्रेजेंट करता है इन द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, इसीलिए हम सभी लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब ये रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? कई बार रिपब्लिक और डेमोक्रेसी काफ़ी मिलता जुलता साउंड करता है, लेकिन लिटरल मीनिंग रिपब्लिक का काफ़ी यूनिक है और उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र, मतलब टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसका मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट, मतलब उस देश का या उस राज्य का जो सबसे मुखिया होगा वो कैसा होगा? इट्स मस्ट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इट्स कंट्री। अगर वो नहीं है तो वो रिपब्लिक नहीं है, वो कुछ और होगा, मोनार्कियल हो जाएगा, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं कहलाएगा। हो सकता है वहाँ पे डेमोक्रेसी हो, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं कहलाएगा। जैसे उसको एग्जाम्पल के समझते हैं भूटान में रियल हेड और नॉमिनल हेड अलग अलग हैं। जैसे वहाँ पे जो नॉमिनल हेड है, मतलब आज भी जो हेड ऑफ द स्टेट जिसको माना जाता है वो एक राजा है, राजवंशी वहाँ पे चलता है, लेकिन वहाँ पे उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उनका पार्लियामेंट भी है। और जो रियल हेड है, मतलब जो वर्किंग जो काम करते हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, कई बार डायरेक्टली कई बार इनडायरेक्टली। और जब ऑस्ट्रेलिया का जब बात लेते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का जब एग्जांपल लेते हैं, तो ये कवायद शुरू हुई थी कि हाँ ठीक है, हम आपको आज़ाद करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे, लेकिन आपके अभी भी जो नॉमिनल हेड रहेंगे वो अभी भी आप जो है ब्रिटेन के राजा या रानी को आप मानेंगे। जैसे ब्रिटेन भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ब्रिटेन में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे राजवंशी भी है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहेंगे उसे। और जब इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जब एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ पे भी सब वर्किंग हेड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, लेकिन आज भी जो है ऑस्ट्रेलिया हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, कनाडा हो गए, उनके जो रियल हेड जिसको कहते हैं, आज भी वो लोग अपने ब्रिटेन के महारानी को या उनके राजवंशी को अपना हेड मानते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इसके लिए आप लंदन डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं, जहाँ पे इंडिया ये ब्रिटेन से एग्री कराने में सक्सेसफुल हो गया था कि ठीक है हम कॉमनवेल्थ में रहेंगे, लेकिन हम अपना जो हेड रहेगा वो हम आपके जो ब्रिटेन के राजा या रानी उनको नहीं मानेंगे, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो रहेगा हमारा द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री। इसीलिए हमारे देश में जो रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि सब काम करते हैं, वो आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। लेकिन जो नॉमिनल हेड है, प्रेसिडेंट है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख माने जाते हैं, पूरे देश के हेड माने जाते हैं, वो प्रेसिडेंट हैं। कोई भी जो है वर्क होता है, काम होता है, या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी संधि होता है, एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी होता है, तो वो प्रेसिडेंट के ही नाम पे होता है। तो बस कहने को तो प्राइम मिनिस्टर काम करें, लेकिन आज भी जो है हेड कौन है? प्रेसिडेंट ही माना जाता है। तो इसका मतलब होता है रिपब्लिक, गणतंत्र, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि 26 जनवरी ही को क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं? वाई 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे? 26 जनवरी ही क्यों? जब 26 नवंबर को 1949 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया, तो आप किसी भी दिन कर सकते थे, या उसी के दिन आप कर सकते थे कि ठीक है हम लोग इसको अडॉप्ट कर लिए हैं, इसको इनैक्ट भी कर लेते हैं, मतलब हम लोग इसको स्वीकार कर लिए हैं, इसको पूरे देश में लागू भी कर देते हैं। लेकिन 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? जनवरी में मकर संक्रांति भी आता है, अपने देश के लोगों का ये बहुत अच्छा त्यौहार है, कहीं पे बिहू, कहीं पे पोंगल, कहीं पे जो है लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी ही क्यों? या 10-15 दिन और इंतजार कर लेते, 14 फरवरी भी आता है, उस दिन भी जो है इंडिया जो है रिपब्लिक डे मना सकता था, या और भी अलग अलग बसंत पंचमी को सेलिब्रेट कर सकता था। लेकिन 26 जनवरी ही क्यों? इसका आंसर छुपा हुआ है आज मतलब 30 साल पहले कि 1927 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक साइमन कमीशन बनाया कि ठीक है भारत को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना है, कैसा होगा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा होगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद धीरे धीरे अलग अलग देश आज़ाद हो रहे थे और अलग अलग कवायद मूवमेंट स्टार्ट हो रहे थे इंडिया में। तो थोड़ा लॉलीपॉप देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसमें जो है सबसे बड़ी उसकी ड्रॉबैक ये था, सबसे बड़ी उसकी विडंबना ये थी कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जा रहा है और भारत के किसी पॉलिटिकल लीडर को या किसी भी इंडियंस को उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था। तो उसी के आंसर में नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, क्योंकि वही उस कमीशन के हेड थे, चेयरपर्सन थे। तो वो नेहरू रिपोर्ट आता है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सकते हैं, डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, उसमें राइट्स होना चाहिए, ड्यूटीज़ होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया था कि ऐसा ऐसा हमारा फ्रेमवर्क होगा। फिर
पूरे देश भर में जो है रोष हो जाता है। साइमन गो बैक के नारे लगने स्टार्ट होते हैं और देखते ही देखते जो है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर की उसमें जो है किसी न किसी रूप से हत्या या मृत्यु हो जाती है, जिसमें से एक थे लाला लाजपत राय, जिनके एक इसी मूवमेंट में विरोध प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज किया गया, जिनके सर पर उन पर चोट आ जाती है और वो उनकी देहांत हो जाती है और वो उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है। और भी बहुत सारे लोग होंगे जो भारत की आज़ादी में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अखबार के प्रथम पृष्ठ पे या प्रथम पन्ने पे जिनके नाम होते हैं, शाख होते हैं, उनका नाम तो छप जाता है, लेकिन कुछ गुमनामी में मर जाते हैं। और ऐसे तमाम इस देश में होंगे जो हम लोग अभी तक नहीं जानते होंगे पूरे देश भर में। तो उनको ट्रिब्यूट बनाने के लिए, उनको याद करने के लिए या उस चीज़ को रिफॉर्म करने के लिए या उसके एजिटेशन में या उसको रिप्लाई करने के लिए, और जो सुभाष चंद्र बोस अलग अलग जो विंग के लोग थे और ये जो मूवमेंट था वो और भी बड़ा होने लगता है। और 1930 में अलग अलग लोगों ने इस पे जो सहमति नहीं जताई, मुस्लिम लीग और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ये पूर्ण स्वराज क्या होता है, मतलब ये जो है डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, कि ठीक है आप हमको आज़ादी दे दो, लेकिन हमारे जो मालिक रहेंगे, हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट रहेंगे, जो रिपब्लिक की बात करते हैं, वो आज भी ब्रिटेन के रहेंगे, ब्रिटेन की रानी रहेंगी, ब्रिटेन के राजा रहेंगे। ये कौन सी बात हुई? ये हमको आंशिक आज़ादी नहीं चाहिए, हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, खुद का राज चाहिए, स्वराज चाहिए। तो 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। उसी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए, उसी चीज़ को दोहराते हुए, उन्हीं लोगों के याद में, उनको रिकग्नाइज करने के लिए, उनके मेमोरी में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आज़ाद हिंद, आज़ाद भारत का सपना देख के अपनी जो है सर्वोच्च बलिदान दे दिए। तो उसी को रिमेंबर करने के लिए, रिसेम्बलेंस करने के लिए 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाया गया। और उन्होंने 2 महीने का इंतजार करते हैं। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है और 26 जनवरी को ही इनेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया गया तो उसमें जो है सभी आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए 26 जनवरी 1950 का तिथि रखा गया, डेट रखा गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि द इम्पोर्टेंट पार्ट मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 1949 में भी कुछ आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट हो गए थे। आप आर्टिकल 394 पढ़िए, द आर्टिकल्स एंड द आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 shall come into force at once, and the remaining provision of this constitution shall come into force on the 26th day of the January 1950, which day is referred to in this constitution as the commencement of this constitution। मतलब जो भी सिटीजनशिप वाले जो भी प्रोविज़न थे, जो चैप्टर 2 कहा जाता है, 5, 6, 7, 8, 9 और जो 60 तक जो प्रेसिडेंट का पावर की जो बात करता है वो हो गया। और जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज 366 जो डेफिनेशन क्लॉज और 367 इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो गया, ये सब बाकी तो रिपील कर दिया गया था। तो ये सब जो पार्ट्स है वो 26 नवंबर 1949 में ही इनेक्ट हो गए थे और इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि बाकी के सारे प्रोविज़न जो है 26th डे मतलब 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं। स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल्स हैं, अब 12 हो गए हैं और 25 चैप्टर्स हैं। तो जो सबसे आखिरी, जो सबसे लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 395, वो देखिए क्या कहता है कि इंडिया कैसे डोमिनियन से रिपब्लिक होता है। इसका आंसर आपको दिया हुआ है कहाँ पे? 395 में। क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहता है कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत डोमिनियन स्टेट रहेगा। और 26 जनवरी को 1950 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाता है। और आर्टिकल 395 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टुगेदर विथ ऑल इनैक्टमेंट अमेंडिंग और सप्लीमेंटिंग द लेटर एक्ट्स बट नॉट इंक्लूडिंग द एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 आर हियर बाय रिपील्ड। तो जैसे ही ये 395 आर्टिकल रिपील होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म कर दिया जाता है, मतलब डोमिनियन स्टेट खत्म हो जाता है, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जो है 1935 एक्ट से चल रहा था। ये हमारे वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट है।
जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं, जो हम लोग को काफ़ी हेल्प करते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जैसे कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की गठन करने की बात कही गई थी। स्टार्टिंग में जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था एज ए होल इंडिया, तो उसमें स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स थे इलेक्ट हुए थे, जिसमें से 292 मेंबर्स जो हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे और 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थे। और जो 4 जो अलग से जो मेंबर्स थे वो चीफ कमीशन से लिए गए थे। चीफ कमीशन उस समय जो कंसेप्ट था, जैसे आज के समय में यूनाइटेड टेरिटरी का जैसे कंसेप्ट रहता था यूटी का, उसी तरह उस समय चीफ कमीशन का कंसेप्ट था, जिसमें 4 स्टेट आते थे, ABCD, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कॉर्ग और D से दिल्ली। और जब इंडिया का जब पार्टीशन हो गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत, तो वही जो मेंबर्स थे वो कम हो गए और इंडिया में जो है फिर 299 मेंबर्स हो गए, जिसमें से 229 मेंबर्स जो हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे और जो 70 मेंबर थे वो प्रिंसली स्टेट्स से माने गए। और फिर जब कुछ बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बैठक हुई थी और उस बैठक में जो है सचिदानंद सिन्हा जी को जो है, क्योंकि सबसे वो बड़े थे उम्र में, तो उनको चेयरपर्सन, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर बाद में 11 दिसंबर को फिर से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठती है, जिसमें जो है SC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया गया इलेक्ट करके। और 13 दिसंबर की जब बात करते हैं तो उस समय जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जो बाद में चल के प्रीएम्बल बन जाता है इंडिया का, और 22 जनवरी को 1947 को उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब कुछ बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। जैसे राजा गोपालाचारी जो है डोमिनियन स्टेट के पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन स्टेट के पहले लॉर्ड वाइस गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के द्वारा। और जब कुछ और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और उसको बनाने में पूरे खर्च जो आए थे, कॉस्ट आया था वो 64 लाख रुपए आया था, 64 लाख रुपए आए थे। 11 सेशन हुए थे जिसमें 165 डेज होते हैं, मीटिंग होते हैं, उसमें वो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे ड्राफ्ट तैयार होगा। और अलग अलग कमिटीज़ बनी थी, जिसमें जो है यूनियन कमिटीज़ बनी थी और स्टीयरिंग कमिटीज़ बनी थी और ड्राफ्टिंग कमिटीज़ बनी थी, एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ कमिटीज़ बनी थी, स्टेट कमिटीज़ बनी थी और रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटीज़, ये सब आपके लिस्ट दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चीफ और कुछ चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है BR अम्बेडकर जी थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो एडवाइज़र माने जाते हैं उनको BN राव। और जो 22 जनवरी और सब कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इसको क्या अडॉप्ट किया गया था। तो 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हो गया, तो 22 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले, मतलब रिपब्लिक डे से पहले, इंडिया का जो है अलग अलग जो नेशनल एंथम हो गया, जिसको हम लोग जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और नेशनल सॉन्ग जो हो गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। और साथ में जो नेशनल एम्बलेम जिसको हम लोग सारनाथ से लिया गया था 26 जनवरी 1950, और मैटर्स क्राफ्टमैन जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट जो 28 जनवरी को माना जाता है, और अशोक चक्र उसको 26 जनवरी को अडॉप्ट करते हैं। और ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। 2 सितंबर 1947 को इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसकी जो कैलीग्राफी की गई थी, जिसको लिखा गया था, तो जो इंग्लिश में लिखे थे उनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा उनका नाम था, और जिन्होंने उसमें ड्राइंग किया था, जो बॉर्डर्स जिन्होंने ड्रॉ किया था, उनका नाम था बसंत लाल बोस नाम था। और जब हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे की फीचर्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज से अडॉप्ट किए गए हैं, जिसमें से 60% जो पोर्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है कि इंडिया का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे वर्क करेगा, क्या उसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर हो गया इंडिया का, जिसमें जो है आपका गवर्नर का ऑफिस हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गए। यूके से लिया गया, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, बाई कैमरा लेजिस्लेशन, ये सब लिया गया है, स्पीकर का रोल एंड मेनी अदर्स। और जब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, तो फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया, प्रीएम्बल हो गया। आयरलैंड के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, और राज्यसभा का कैसे नॉमिनेशन होगा, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्शन होगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका जो है लिया गया है, रशिया से लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, कनाडा
फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिडेंटरी पावर सेंटर के पास रहेंगे, गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय सेंटर एंड मेनी अदर्स। ये आपके चार्ट लगा हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इट्स माई लिटिल एफर्ट। और देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए जूरिस एटलस। और इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हाउ द इंडिया हैज़ चेंज फ्रॉम द फर्स्ट रिपब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया टू द 77th रिपब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। कि फर्स्ट जब 26 जनवरी 1950 को जो पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था, और आज जब हम लोग इतना दूर जब कहानी लिखते हुए आ गए 77 रिपब्लिक डे में, तो भारत हमारा कैसे बदला उसके बारे में हम लोग जानेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।